नमस्कार दोस्तों। तो आपको जो मेरे पीछे तस्वीर दिख रही है ये टिपिकल स्टेट एक्शन की तस्वीर है कि कैसे स्टेट का जो एक्शन है वो कभी कभी एक जो सीमा होती है उसके बाहर चला जाता है। ये पूरा उसका क्लासिक एग्जाम्पल कल का दिन बना। तो ये पूरा मामला शुरू हुआ था नीट पेपर लीक से। आपको पता ही कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुए नीट पेपर लीक को लेकर के, और फिर उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब, उनका इस्तीफा मांगा जाता है जो प्रोटेस्टर्स द्वारा। अब इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक साहब भी ज्वाइन करते हैं और 18 तारीख को फोर्स, आपको पता ही है कि वो हंगर स्ट्राइक पर थे, तो 18 तारीख को उनको पुलिस उठा करके हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट करती। हालांकि उन्होंने वहां पर भी अपनी हंगर स्ट्राइक को जारी रखा, उन्होंने उससे अपने अनशन को नहीं तोड़ा। और फिर उसके बाद 19-20 तारीख का कॉल दिया गया था, यानी कि कल का कॉल था कि संसद की तरफ मार्च करेंगे, क्योंकि संसद का सत्र शुरू हुआ। तो संसद की तरफ यानी पार्लियामेंट की तरफ ये सारे प्रोटेस्टर्स जो है वो मार्च करेंगे और वहां पर अपने प्रोटेस्ट को करेंगे, ताकि जो इतने दिनों से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार की नज़र नहीं जा रही है, तो फाइनली सरकार जो है वो कम से कम इनसे बात तो करे, कम से कम इनसे डायलॉग करे और प्रेशर बनाए पाए ये लोग सरकार की तरफ, ताकि सरकार जो है वो नेसेसरी एक्शन ले पाए। ये सारी चीज़ें करनी थी। तो कल ज़बरदस्त पुलिस बल लगाया गया और पूरा एजेंडा यही था कि संसद तक नहीं जाने देना है। लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन हो सकती थी, तमाम चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने, और उसके पूरे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं, आपको साफ दिखाई भी दे रहा होगा, इसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पुलिस ने ब्रुटैलिटी की, जबरदस्त वायलेंस किया। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। आपने दो चीन में आपको रेफरेंस दे देता हूँ। समदीश ने तो पूरा डॉक्यूमेंट किया हुआ है इसको। देयर इज दिस जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट समदीश, हु इज वेरी नाइस। तो उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट किया हुआ है, यू कैन रेफर टू दैट। पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है किस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, कैसे मारा जा रहा था, इवन बुरी तरीके से पीटा गया, टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल करके, मतलब कुछ भी करके इस प्रोटेस्ट को तोड़ना था वो तोड़ दिया गया था। जंतर मंतर से, प्रोटेस्ट साइट से सबको हटा दिया गया था। लेकिन फिर से प्रोटेस्टर्स जो है वो जंतर मंतर की साइट पर पहुंच चुके हैं एज ऑफ नाउ, और वो वहां पर फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर चुके हैं और उनका जो हंगर स्ट्राइक है वो भी कंटिन्यूड है। तो सोनम वांगचुक साहब उधर हॉस्पिटल में है, वो भी अपना हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं और ये लोग भी अपना हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं। डिमांड अभी भी वही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिले। अब इतनी चीजें होने के बाद फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इस चीज पर जा चुकी है और नीट पेपर लीक को लेकर के आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। नाउ इसमें वैसे तो बहुत कम शब्द में उन्होंने बोला है, लेकिन इसके मायने बहुत सारे निकल करके आ रहे हैं। तो देखिए, आज जो है वो मंगल मिलन करते हैं ये लोग। एनडीए का जो पूरा जो एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टीज मीटिंग है, उस तरीके की ये मीटिंग होती है, इसको ये लोग मंगल मिलन कहते हैं। तो यहाँ पर सारे नेता जो एनडीए के वो मिलते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो मुद्दे उसके ऊपर ये लोग चर्चा करते हैं। तो इसी मिलन के दौरान किरेन रिजिजू इस मीटिंग से बाहर आते हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी को कोट अनकोट बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है इस चीज पर कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है, जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस पेपर लीक के लिए, उनको स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट दी जाएगी। यानी कि सरकार बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट उन लोगों को दी जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बोली गई कि ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे पेपर लीक को ना होने दें, ऐसे पेपर लीक को प्रिवेंट करें। यानी कि द अकाउंटेबिलिटी फैक्टर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर हैज कम इन दिस डिस्कशन नाउ। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चर्चा होने लगी है, जो कि शायद धर्मेंद्र प्रधान के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अब देखो, प्रधानमंत्री हैं, प्रोटोकॉल होता है, वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि भाई मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए या उसको वो कर देना चाहिए, वो डायरेक्टली कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे। बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर आने लग गया इसमें, अकाउंटेबिलिटी फैक्टर आने लग गया इसमें फाइनली, तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के लिए बुरी खबर हो सकती है। अभी हम इसको और एनालाइज करेंगे और समझेंगे चीज़ों को। अब ये पूरा जो नीट पेपर लीक के ऊपर प्रधानमंत्री का पूरा स्टेटमेंट आया, किरेन रिजिजू ने उसके बाद कहा कि अब ज़्यादा कुछ तो बोला नहीं, कि ये दो स्टेटमेंट थे। उन्होंने कहा कि एक फुल प्रूफ एग्जामिनेशन का सिस्टम हम बनाना चाहते हैं। अब वो कैसे बनाना चाहते हैं, उसमें ये क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दिए कि वो कैसे एक फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम बनाएंगे। बस थोड़ा सा हिंट आपको मिला है। हिंट ये है कि इन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि जो भी एनडीए की सपोर्टिंग पार्टीज हैं वो पार्लियामेंट में हमें सपोर्ट करें, वो लेजिस्लेटिव बिजनेस में हमें सपोर्ट करें। यानी कि मे बी दे आर गोइंग टू ब्रिंग सम लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच कैन चेंज द एग्जामिनेशन सिस्टम, मे बी। और इसके साथ में उन्होंने अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग भी कंस्ट्रक्टिवली हमें सपोर्ट करिए पार्लियामेंट के अंदर, ताकि हम अपने यूथ का मैक्सिमम वेलफेयर कर पाएं। तो मे भी शायद उनका प्लान है कुछ ऐसा लॉ लाने का जहां से ये थोड़ा सा एग्जाम के सिस्टम को फुल प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो वहां से पूरे एग्जाम के सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश यहाँ पर होने वाली है। तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव बिजनेस की चर्चा हो रही है।
अब रही बात इस पूरे मुद्दे की, तो इस पूरे मुद्दे में आप लॉ लाएंगे, उसमें लॉ में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में किरण रिजिजू नहीं है, लेकिन अगर मैं एनालाइज करूं इन दो स्टेटमेंट्स को तो इसके कुछ क्लासिक एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा अगर एग्जांपल देखा जाए तो स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है कि नीट के जो लोग नीट के लिए पेपर लीक में शामिल हैं उनके खिलाफ पनिशमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट ली जाएगी। तो अगर हम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की बात करें इसका मतलब कि केस में जो इंक्वायरी वो बहुत तेज हो रही होगी। अब इसमें पूरा केस जो है वो सीबीआई को रेफर कर दिया गया था। सीबीआई क्या देख रहा है, सीबीआई के पास ये पूरा मैटर पहुंच चुका है। वो सारे जो मिडलमैन्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, एनटीए के जो इनसाइडर्स का नाम आया था वो उनका पूरा सब कुछ वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मतलब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है अभी भी ऑनगोइंग है और कोई बहुत सिग्निफिकेंट इसमें अचीवमेंट नहीं मिला है। अगर आप देखिए तो सीबीआई ने अगर अरेस्ट भी किया है, पहले तो सीबीआई ने खुद क्लियर किया कि ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क है, यानी कि ये कोई आइसोलेटेड घटना अलग अलग जगह की नहीं है, पूरा ऑर्गेनाइज एक नेटवर्क चल रहा है जो पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश में ये पेपर लीक की घटना ये लोग अंजाम दे रहे हैं, एक पूरा ग्रुप है। अब इसके किंग पिन्स होंगे, अगर इतना बड़ा ग्रुप है, इतना पैसा इन्वॉल्व है तो इसके किंग पिन्स होंगे। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि अरेस्ट कौन कौन हुआ है तो इसमें अरेस्ट में जो मिडिलमैन्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है, जो एनटीए के इनसाइडर्स का नाम आया है उन लोग को अरेस्ट किया गया है, और उसके साथ साथ में जो इंडिविजुअल्स थे कनेक्टेड थे एग्जाम के लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड उनको, जैसे वैन जो चला के ले गया उसको अरेस्ट किया गया, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया उसको अरेस्ट कर लिया, या व्हाट्सएप पे इसने शेयर किया उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो इस पूरे नेटवर्क का किंग था, जो इस पूरे नेटवर्क के किंग पिन्स हैं, उनमें से किसी का भी नाम आया, अभी तक किसी का अरेस्ट नहीं हुआ, ना किसी का नाम आ पाया। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, अभी भी सीबीआई की जो पूरी अपडेट है, मैंने अपडेट चेक किए कि व्हाट्सएप चैट ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, क्लाउड बैकअप, ये सब अभी वो जांच कर रहे हैं इसके। मतलब कि अभी भी स्टिल देयर इज ऑनगोइंग, मतलब ऑनगोइंग पूरी ये चल रही है, जहाँ पर अभी भी जांच इनकी चल रही है, अभी भी चीज़ें क्लियर मामला यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ओएमआर कंट्रोवर्सी के ऊपर, एआई जनरेटेड ओएमआर कंट्रोवर्सी के ऊपर भी चर्चा थी कि ओएमआर शीट्स जो हैं वो जो कैंडिडेट्स हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी उनको मिली थी, उसके ऊपर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो चार्जशीट फाइल हो चुकी है, सीबीआई ये कह रहा है, पर चार्जशीट जो फाइल हुई है वो इंडिविजुअल अरेस्ट के ऊपर चार्जशीट फाइल हुई। देखिए चार्जशीट जो होती है, एक तो जैसे मान लो अगर मैं किसी गैंग का हिस्सा हूँ तो एक तो मेरे ऊपर इंडिविजुअल केस चलेगा और एक तो कॉन्स्पिरेसी केस चलेगा। जो मेरे ऊपर मेन ये नीट पेपर लीक का केस है उसमें चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई है, मेरी जो इंडिविजुअल चार्जशीट है वो फाइल हुई है यहाँ पर इंडिविजुअल अरेस्ट की। तो ये हमें थोड़ा सा देख करके चलना पड़ेगा कि ये पूरा मैटर कहाँ है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें, सीरियसली एनालाइज करें, तो नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री बोले कि हम बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे, लेकिन उस हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है बहुत तेज हो रही हो सीबीआई की, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में वो तेजी नहीं नजर आ रही है। हो सकता है आज के स्टेटमेंट के बाद वो तेजी आपको नजर आ जाए देखने में और कुछ बड़े नाम आप सुन सकते हो। अब रही बात कि इस पूरे मामले में क्या हो सकता था, व्हाट बेटर कैन, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता था। सिंपल सा डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा, है ना। हमारे पास ऐसे क्लासिक एग्जांपल्स हैं जहां पर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, जब बहुत शानदार सिस्टम हुआ करता था, वहां पर नेताओं ने अपने इस्तीफे दिए हैं ऐसे विदाउट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि उनकी पर्सनली कोई नाम नहीं आया, बट क्योंकि वो इंचार्ज थे उन्होंने इस्तीफा दिया। उसमें सबसे क्लासिक एग्जांपल आता है लाल बहादुर शास्त्री साहब का। 1956 में एक रेल हादसा होता है तमिलनाडु के अंदर, इसमें 100 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं और प्रधानमंत्री उस समय पर लाल बहादुर शास्त्री साहब वहाँ पर रेल मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और उन्होंने सीधा सीधा अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पंडित नेहरू ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इतना प्रेशर दिया कि पंडित नेहरू को उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करना पड़ा। ये पूरी घटना 1956 की, और इसको क्लासिक केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लासिक केस, या आप कह सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी का जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो लाल बहादुर शास्त्री साहब वाला था। और उस दौर की पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त थी। और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लेकिन उन एग्जाम्पल में से अश्विनी कुमार जी का एक एग्जाम्पल है 2013 वाला केस, लेकिन उसमें उनका पर्सनली नाम था। ये वो केसेस हैं जिसमें अब लाल बहादुर शास्त्री साहब रेल मिनिस्टर थे, ट्रेन हादसा हुआ, उन्होंने तुरंत रिजाइन दिया विदाउट थिंकिंग कि मेरी पोस्ट का क्या, मेरी सत्ता का क्या, कुछ नहीं, तुरंत रिजाइन दे दिया। ऐसे ही केस था टीटी कृष्णमाचारी का। तो ये पूरी जो LIC मुंद्रा स्कैंडल हुआ था उसमें टीटी कृष्णमाचारी जो हैं वो उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और आपको पता है कि ये बहुत बड़ा केस था जिसमें हरिदास मुंद्रा बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे, तो उनकी कंपनीज में LIC ने कुछ इम्प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, तो उसके ऊपर पूरी जुडिशियल जाँच बैठी
बैठी हुई थी, जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, जस्टिस MC चावला इंक्वायरी कर रहे थे और इन्होंने इंक्वायरी करते टाइम कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की बहुत फाइनेंस मिनिस्ट्री को खूब क्रिटिसाइज उन्होंने किया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कर क्या रहा था, अगर LIC ऐसे इम्प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रहा था, उसको उसकी नज़र में क्यों नहीं आ रही थी ये सारी चीज़ें, उन्होंने कहा था। उसके बाद हालांकि पर्सनली कृष्णाचारी साहब के खिलाफ ना कोई इसमें एलिगेशंस थे, ना कोई पर्सनल करप्शन के चार्जेस उनके खिलाफ लगे, जिसमें जो LIC के लोग थे इसमें इन्वॉल्व उन सबको पकड़ लिया गया था, उन सबका नाम आ गया था, लेकिन फिर भी TT कृष्णाचारी ने, क्योंकि उनको MC चावला और उनकी पूरी जुडिशियल इंक्वायरी टीम ने इसमें क्रिटिसाइज कर दिया था, उन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये दो क्लासिक एग्जाम्पल्स बनते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के, जहां पर नेता अपनी सत्ता के बारे में ना सोच करके तुरंत अपने पद से रिजाइन दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर, और इनका डिमांड बहुत सिंपल है प्रोटेस्टर्स का और जो स्टूडेंट है उनका, कि भाई धर्मेंद्र प्रधान साहब रिजाइन दे दें। अब देखिए इस पूरे मामले को अगर हम समझें, पूरा डिटेल में समझें, तो इनके रिजाइन दे देने से ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा या फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम बन जाएगा, बट इट कैन बी ए क्लासिक केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कैन बी ए क्लासिक केस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो यहाँ पर, जो हमारे कृष्णाचारी साहब या लाल बहादुर शास्त्री साहब ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, नीतीश कुमार साहब सेट कर चुके हैं, आप भी वैसा एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। मानता हूं कि आपने खुद जाकर के पेपर लीक नहीं किया होगा, या किया होगा नहीं किया होगा वो CBI इन्वेस्टिगेशन बता देगा, लेकिन अगर आपके रेजिग्नेशन से चीज़ें शांत हो सकती थी। इतने सारे प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, पुलिस की लाठियाँ खाया, उधर से भी कुछ तोड़फोड़ अगर हो जाती है तो तोड़फोड़ मान लो, चलो मान लेते हैं पुलिस कह रही तोड़फोड़ कर दिया, ये कर दिया, तो मान लेते हैं वो भी, इतना कुछ होना ही क्यों। अगर ये रेजिग्नेशन आ जाता तो शायद इतना मामला नहीं होता, आगे तक ना बढ़ता, और हम अगर डायलॉग कर लेते, बातचीत कर लेते, तो बातचीत से एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की चर्चा करके, और उसमें एक जो है एक टीम बना देनी चाहिए, टीम बना करके उस पर चर्चा करके कैसे फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे, जो किरेन रिजिजू साहब आप कह रहे हैं वो करके आप उसको कंप्लीट कर सकते थे। तो धर्मेंद्र प्रधान साहब के अगर इस्तीफे से चीज़ें आसान हो जाती हैं तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल इसमें तो कोई क्वेश्चन की बात नहीं है, और इसमें कोई क्रिटिसिज्म की बात भी नहीं है। अब इसमें देखो पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, हर मुद्दे का पक्ष विपक्ष होता है, इस नीट पेपर लीक का भी पक्ष विपक्ष है। अब बहुत लोग जो विपक्ष हैं वो कह रहा है कि भाई वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो तो स्टूडेंट ही नहीं है। अब विपक्ष सब कुछ कह रहा है, लेकिन एक चीज़ वो मानेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान साहब के इस्तीफे से अगर चीज़ें आसान हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात तो इसमें नहीं है। जैसे आप अभी कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी साहब के बारे में चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग और इतना फास्ट क्यों चल रहा है और ये सब हो रहा है, तो वहाँ पर उनके इस्तीफे की बात कुछ लोगों ने की थी ना। वहाँ पर जो लोग बीजेपी पार्टी के थे उसमें से कुछ सुगबुगाहट आई थी कि भाई नितिन गडकरी साहब को सोचना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, और हरदीप पुरी साहब को ये सब सोचना चाहिए कि कैसे क्या है। तो वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान साहब अगर इस्तीफा दे देते हैं और चीज़ें आसान हो जाती हैं तो कर लेनी चाहिए। और अब प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट आने के बाद मुझे लगता है प्रेशर और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनली प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर के ऊपर बात करने लगे हैं। वो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, बट एक्चुअल में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर के ऊपर बात करने लगे हैं, और इससे जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट पॉलिटी का आ जाता है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, कि भाई आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो अपने कैबिनेट के लिए और ये आपके मंत्री हैं। तो क्या इनके ऊपर अगर प्रेशर बनेगा तो वो पूरी सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा। तो इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान के साहब, मुझे लगता है कि इनके लिए अब थोड़ी सी इनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे शब्द का जब इस्तेमाल हो रहा है तो मे बी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा। कोई भी प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाले अपने मिनिस्टर के खिलाफ, उनको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आगे का भी देखना है, पॉलिटिक्स भी देखनी है, सब कुछ देखना है, तो वो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, बट हो सकता है इनके लिए आने वाले कुछ दिनों में आपको मुश्किलात देखने को मिल जाएं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो अब बीजेपी ये अगर इस्तीफा दे भी देते हैं तो बीजेपी की एक आदत भी रही है, वो अकोमोडेट कर देते हैं, जो उनके यहाँ पर जो लोग रिज़ाइन करते हैं उनको वो कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर देते हैं। इधर वो अब उड़ीसा में, ये उड़ीसा से आते हैं तो उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ अकोमोडेट कर दे, कहीं भी कर दे, बट इनके रेजिग्नेशन देने से अगर चीज़ें आसान हो जाती हैं, बातचीत हो सकती है, एक वो विंडो खुल सकता है, तो व्हाई नॉट। तो ये एक पूरा मुद्दा था प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद। लेट अस सी, ये पूरी देखने वाली आज और कल का जो 2 दिन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि क्या ग्राउंड पर इसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, क्या ग्राउंड पर कोई इसका चेंज आ रहा है, या प्रधानमंत्री का एक बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट, जनरलाइज स्टेटमेंट दे के वो चले गए, या सच में इसके कुछ मायने हैं। ये आपको आने वाले 2 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।